हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी का डिस्कशन करेंगे। इसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल यूनिट से है। जो 8 यूनिट हमारी हैं सब में से क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की संपूर्ण संभावनाएँ हैं। ठीक, और बाकी जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हैं वो भी मैं साथ में बताता जाऊँगा, आप लोग नोट कर लेंगे। ये सभी टॉपिक आपको कंप्लीटली तैयार करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठेगा। तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, ये सब्जेक्टिव के लिए है मेनली, जो सब्जेक्टिव होगा रिटन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन करने रहते हैं शॉर्ट, 2-2 नंबर के होते हैं। तो 20 नंबर का तुम्हारा शॉर्ट वाला ही हो जाता है 75 में से। आपको पता ही होगा मैक्सिमम मार्क 75 होते हैं और टाइम भी आपको पता होगा 3 घंटे का होगा पेपर। इसमें पहला तो आर्किगोनिएट्स जो होते हैं, आर्किगोनिएट्स पे पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। आर्किगोनिएट्स सिंपल बस वही जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑर्किगोनिया होता है उन्हीं को आर्किगोनिएट्स कहते हैं। इसमें जैसे कि ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक आते हैं। सबके थोड़े बहुत कैरेक्टर आपको पता ही होंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है क्योंकि शॉर्ट में है तो बस डिफिनेशन ही 1 नंबर की हो जाएगी आर्किगोनिएट्स की, और बाकी भी इससे रिलेटेड चीज़ें आप लिखोगे। कैसे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, कौन सी सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आर्किगोनिएट्स वाले लेक्चर में डिटेल में आपको बताया है। पूरा एक लेक्चर है, इसको अगर आप नहीं देखे अभी तक तो आप देख लीजिए, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पोरोफाइट मैंने कई बार बताया है कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्पोरोफिटिक जो कैरेक्टर हैं थे तो ब्रायोफाइट से पहले भी एल्गी में कहीं कहीं देखने को मिले हैं। कुछ एल्गी में जैसे कि फ्यूकस होता है तो उसका डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन स्पोरोफाइट मेनली अगर हम बात करें तो किस में ऑब्जर्व हुआ है, ब्रायोफाइट में, वो भी बहुत ही थोड़े समय के लिए। आपको बताया था मैंने जब पढ़ाया था ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट में 2 स्टेजेस होती हैं पूरे लाइफ साइकिल में, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक। जो गैमेटोफिटिक होती है वो स्वतंत्र जीवी होती है और इंडिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग नहीं होता है, स्वतंत्र जीवी नहीं होता है, ये भोजन खुद नहीं बना सकता है और बहुत ही कम समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए बस आता है लाइफ साइकिल में। इसीलिए स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ब्रायोफाइट का। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस, ये 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिसका आपको स्पोरोफाइट याद करके जाना है। फोसिल क्या होते हैं, जीवाश्म, आपको पता ही है, जो चट्टानों के नीचे दब गए, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, तो पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर दब गए परतों के रूप में उनकी खुदाई होती है, वो प्राप्त होते हैं, उनको हम फोसिल बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको, जैसे कि मोलिकुलर फोसिल भी होते हैं, इनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है, मोलिकुलर फॉर्मेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन थियरी है इसके बेस पे, तो सब थोड़ा थोड़ा आपको इसमें लिख देना है क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन है। फिर है कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये जिम्नोस्पर्म से उठाया हुआ है, साइकस से। साइकस में 2 टाइप की रूट होती है और 2 टाइप की लीव भी होती हैं उसमें। ठीक, लीव्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। रूट साइकस में एक तो जियोट्रोपिक होती है जो नीचे की ओर धनात्मक वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, मेन रूट जो होती है, और दूसरी होती है इसमें कोलेरॉइड रूट। ठीक है, कोलेरॉइड रूट। कोलेरॉइड रूट जो होती है इसमें BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक देखा जाता है, सिम्बायोसिस, ठीक है, सहजीवन होता है साइकस के कोलेरॉइड रूट में। इसको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी था। ब्लू ग्रीन एल्गी में से मेन कौन होते हैं, एनाबिना साइकिडी और नोस्टोक पंक्टिफार्मी, ये 2 स्पीसीज हैं जो कि साइकस की कोरेलॉइड रूट में प्रेजेंट होती हैं। इसका क्रॉस सेक्शन भी आपको आना चाहिए, जब क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो किस तरह से, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं रूट के किस पार्ट में होती हैं। जब रूट का हम सेक्शन काटेंगे तो उसमें एपिडर्मिस होगा सबसे ऊपर, फिर कोर्टेक्स होगा, उसके बाद में एंडोडर्मिस होगा, पेरीसाइकल होगा, फिर जाइलम फ्लोएम उसके होंगे, स्टील होगा। ठीक है, तो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, कोर्टेक्स में 3 पार्ट इसमें डिवाइड होते हैं। जो मिड जोन होता है कोर्टेक्स का, उसमें आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एक बार देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग समझाना है आपको 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक, इन तीनों के मॉडिफिकेशन आपको याद करके जाना है। स्टेम के जैसे कि
कई ऐसी स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज, जिसमें स्टेम जो होता है, तना, वो भोजन के स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे कि आलू में पोटैटो जो है, वो जो हम खाते हैं कंद पोटैटो, वो क्या है, असल में वो स्टेम ही है। तो स्टेम जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो गया, तो उसका एग्जांपल पोटैटो हो जाएगा। सुरक्षा के लिए जैसे कि बोगनविलिया, आप लोग नाम सुने होंगे, बोगनविलिया है, सिट्रस है, नींबू, इसमें कांटे देखे होंगे, तो ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, तो ये सुरक्षात्मक मॉडिफिकेशन हो गया। इसी तरह से रूट में भी, रूट में आप पढ़े होंगे, गाजर, मूली, सलजम, ये सब क्या होते हैं, ये भोजन के लिए जड़ें रूपांतरित हो गई। ये असल में रूट है, जो हम मूली खाते हो क्या है, जड़ है, लेकिन वो रूपांतरित हो गई भोजन स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, तो वो फूल जाती, मोटी हो जाती। इसी तरह से शकरकंद जो होता है वो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है। मूली, गाजर, सलजम, ये सब मूसला मूल तंत्र जो होता है, मूसला मूल का रूपांतरण होता है। ऐसे लीफ में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन आते हैं, जैसे टेंड्रिल, प्रतान जो होते हैं, ठीक है, तो प्रतान लीफ मॉडिफाई हो जाती है प्रतान में। कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें और भी बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो तना, पत्ती, जड़ के रूपांतरण आपको याद करके जाना है। फिर है इनफ्लोरेसेंस, मतलब पुष्पक्रम, जाइगोमॉर्फिक। इसमें जितने भी टाइप होते हैं, मतलब दो ही मेन टाइप हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। किसमें पुष्प तलाभिसारी होते हैं, किसमें अग्राभिसारी होते हैं, किसमें सीमित वृद्धि होती है, किसमें असीमित वृद्धि, मतलब कहीं भी काफ़ी ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये आपको इन्फ्लोरेसेंस भी याद करके जाना है। अगला है कैम्बियम। कैम्बियम जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एघा, ये क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम अगर प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, वेस्कुलर बंडल में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहाँ पे जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं ओपन ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी, ओपन ग्रोथ होती है, खुली वृद्धि। तो ये ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, और एंजियोस्पर्म के जो द्विबीजपत्री हैं, डाइकोट प्लांट, उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैम्बियम से अंदर की ओर जाइलम बनता है और बाहर की ओर फ्लोएम बनता है। अंदर की ओर कैम्बियम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए फ्लोएम के कंपैरिजन में जाइलम की मात्रा ज़्यादा बन जाती है। अगला है डबल फर्टिलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बायो में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन क्या होता है आपको पता ही होगा। जो पराग कण होता है, पोलन ग्रेन्स, वो जो पराग ट्यूब बनाता है तो उसमें 2 नरेगुमक होते हैं। जब बीजांड से जाके इस तरह से बीजांड होता है, जिसमें इधर 3 एंटीपोडल्स होती हैं, यहाँ पे एक एग सेल होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड, ठीक है। तो और इसमें क्या है, ये बड़ी कोशिका जिसमें द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, ये एग सेल है, ये एंटीपोडल्स हैं, ये दोनों क्या हैं, सिनर्जिड हैं, ये एग सेल है, ठीक है। ये ध्रुवीय कोशिका है, पोलर सेल, और ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब क्या होता है, जब मान लो ये पराग कण था, पोलन ग्रेन, ये क्या करता है, ये माइक्रोपाइलर इंड है, जिधर एग सेल होती है, और इधर वाला चैलेजल या निभागीय सिरा इसको बोलते हैं। यहाँ से बनाता है पराग ट्यूब, और इस पराग ट्यूब में 2 नरयुग्मक होते हैं। तो एक तो जाके फ्यूज करता है एग सेल से, और दूसरा जाके फ्यूज करता है जो ये सेंट्रल वाली सेल है, बड़ी वाली सेल है, पोलर सेल, तो ध्रुवीय केंद्रक से जाके संलयित होता है। तो देखो 2 जगह निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ जो फ्यूज करेगा इससे तो बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि आगे एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण। और ये जो दूसरा वाला नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये है, यहाँ पे जाइगोट बना है, यहाँ पे ट्रिपलॉइड 3N वाला एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जो कि इस बने हुए जाइगोट को पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। तो बीज में भी एक कुछ में उपस्थित रहता है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, कुछ में नहीं रहता है। तो कुछ नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं सीड, और कुछ एंडोस्पर्मस होते हैं। सब चीज़ें आप पढ़े हो 12th में। अगला क्वेश्चन इसमें वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकण की भित्ति पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको पता है बाहर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, एग्जाइन अंदर होती है, इंटाइन जो कि पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है, पेक्टिनोसेलुलोज से, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होगा जो स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है
अर्थ पे अभी तक सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल यही ज्ञात है। इसका डिग्रेडेशन करने के लिए कोई भी एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब आता है, ये थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में आते हैं। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरी। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मार्फोलॉजी, एनाटोमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया विद सुइटेबल डायग्राम्स, ठीक है। तो रिक्सिया या मार्केंसिया का भी पूछा जा सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन आपको सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पूरा लेक्चर इसमें रिक्सिया मार्केंसिया पे आपको मिल जाएंगे डिटेल में, उसको तैयार कर लो। 5 नंबर में, 7 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आता है। मार्फोलॉजी में बस आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका है वो बताना है। राइजोइड होते हैं, नीचे लगे होते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। अगर रिक्सिया के केस में बात करते हैं तो इसमें रोजेट बना के रहते हैं, इसके थैलस रोजेट फॉर्मेशन होता है, रोजेटी स्वभाव के हैं, ठीक है। और मार्केंसिया में आपको पता ही है, मेल और फीमेल जो थैलस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल वाले पे एंथ्रीडियो फॉर्म में एंथ्रीडियम बनता है, और जो फीमेल थैलस होता है उस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, आर्किगोनियम। तो उसमें भी डिफ्रेंसिएशन देना है। और उसमें मार्केंसिया में गेमा कप भी ऊपर लगे होते हैं थैलस में। तो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल चीज़ें ही बतानी है आपको। एनाटॉमी में आप उसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन काटोगे तो क्रॉस सेक्शन भी मैंने अच्छे से बताया था आपको। जब क्रॉस सेक्शन काटते हो तो उसमें 2 रीजन मिलते हैं, एक फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, एक फूड स्टोरेज रीजन होता है। फूड स्टोरेज रीजन नीचे होता है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें सेल्स और सेल में फूड स्टोर किया जाता है। ऊपर वाला जो होता है पार्ट उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसमें कि क्लोरोफिल के फिलामेंट आपको मिलते हैं। क्लोरोफिल लगा हुआ होता है, बीच में एयर एक्सचेंज के लिए जगह भी उसमें खाली रहती है, और ऊपर एयर पोर भी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया था, आप वहाँ से देख सकते हो उस लेक्चर को। बाकी उसमें स्केल और राइजोइड इनके बारे में भी बताना है, ठीक। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सारी चीज़ें बतानी है विद सुइटेबल डायग्राम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बार फिर से देख लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में डिफरेंट, ये तो मैं मान के चलता हूँ आपको आ ही गया होगा, क्योंकि आप ब्रायोफाइट पूरी यूनिट है एक आपकी, और एक दूसरी यूनिट थी आपकी टेरिडोफाइट। तो दोनों को पढ़े हो तो इतना तो डिफरेंस आपको पता ही होगा कि आप लिख सको। फिर है राइनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट ऐसा है जो कि फॉसिल है, और इसको हम पढ़ते भी हैं, ठीक। तो ये फॉसिल है, लिविंग प्लांट आज राइनिया का नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। इसकी 2-3 स्पीसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइनिया ग्वाइनी वोगेनाई जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी स्पीसीज़ है। इसमें तीसरा है स्पोरोफाइटा मार्केंसिया, मतलब सेम जो मैंने ऊपर बताया था आपको, 3 स्पोरोफाइट तो याद ही करके जाना है, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस का। फिर हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हेट्रोस्पोरी, देखो टेरिडोफाइट से मैंने बताया था 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। पहला तो हो गया हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, और दूसरा इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टीलर सिस्टम, ठीक है, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे कि 100% आपको क्वेश्चन पेपर में एक तो ज़रूर क्वेश्चन इस पे मिलेगा ज़रूर, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट और स्टीलर सिस्टम पे, ठीक। और इसका क्लासिफिकेशन वगैरह, जनरल कैरेक्टर भी कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रिप्रोडक्शन इन साइकस विद सुइटेबल डायग्राम। साइकस में रिप्रोडक्शन, तो साइकस में रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ परागकण बनने लगे थे, जिम्नोस्पर्म है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट जो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसमें बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करता है, और जो मेल गैमेट है वो माइक्रोस्पोर होता है, जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, लघु बीजाणु। तो ये कैसे बनते हैं, इनका फार्मेशन कैसे होता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें रिप्रोडक्शन पूछा है तो आपको दोनों बताने होंगे। एक तो इसमें एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल जो है वो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
और दूसरा हो गया आपका सेक्सुअल। तो सेक्सुअल वाले में वही जो बताया मैंने अभी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बुलबिल के थ्रू होता है। साइकस का जो प्लांट होता है इस तरह से, उसके साइड में एक ज़मीन से ही नीचे से ही एक बुलबिल बन जाता है जिस पे 2 टाइप की लीव्स लगी रहती हैं। ये जो हैं ये सूखी सूखी लीव्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं स्केल लीफ, ठीक है। और सेंटर से निकलती हैं इसमें से, जिनको बोलते हैं हम फोलियोज लीफ। क्या बोलते हैं? फोलियोज लीफ, इस तरह से। तो ये बुलबिल है, ये डिटैच हो जाता है, बेसल पार्ट में होता है स्टेम के। मिट्टी से अगर इसको उखाड़ के कहीं और लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? नया साइकस का प्लांट बना देगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसी में अथवा करके आपको मिलेगा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें अथवा ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन लगभग हर जगह मिलता है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए रिप्रोडक्शन साइकस का, या फिर ये जो अथवा में करके है इसमें से आपको किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखनी है। 4 दिए इसमें से 2, ठीक। तो देखो कितना ऑप्शन मिल रहा है। एक तो या तो ये करो, ये नहीं करना तो ये क्वेश्चन करो, इसमें भी आपको 4 में से 2 करने हैं। साइलेंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के फीचर आपको याद करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो आपको पता ही है जिम्नोस्पर्म से ही हमको क्या चीड़ का जो तेल होता है, चीड़ ऑयल भी मिलता है, और साबूदाना जो हम लोग खाते हैं पाइनस से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और लकड़ी भी इससे काफ़ी मजबूत प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ होगी मतलब जो कास्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी इसकी वुड। अगला इसमें टाइप्स ऑफ फॉसिल, फॉसिल के टाइप कितने होते हैं? इम्प्रेशन फॉसिल, कंप्रेशन फॉसिल, ये सब होते हैं ना, तो इनको भी आपको याद करके जाना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी, पैलियोबोटनी में जो बीरबल साहनी का, प्रोफेसर बीरबल साहनी का जो कंट्रीब्यूशन है इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो देखो 2 साइंटिस्ट हैं जिस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पैलियोबोटनी में अगर बात करें तो बीरबल साहनी पे, और अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का है उसमें डी पंत का क्लासिफिकेशन ज़्यादातर पूछा जाता है। डी पंत साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था जिम्नोस्पर्म का, उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट वगैरह। अब है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताना है आपको, और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट जो एक बार बन गई सेल वो परमानेंट रहेगी, वो डिवाइड नहीं करेगी फर्दर। तो मेरिस्टेमेटिक आपको पता ही होगा, इसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है जो शूट एपिकल और रूट एपिकल होता है, जो कि जो ऊपर वाली टिप होती है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और कौन से लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, लेटरल वाले में आपको फेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आते हैं। और आपको जैसे कि 3-4 टाइप के जो आपके मेरिस्टेम हैं ये सभी आपको याद होने चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा लेटरल मेरिस्टेम से होती है। कॉर्क कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं लेटरल वाले के। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में जैसे कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है हमारा पार्ट पूरा, पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं करेंगी, वो परमानेंट टिश्यू होती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको डिटेल में बताना है स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इन सब चीज़ों के बारे में जितने भी टिश्यू आप पढ़े हो अभी तक सेल्स, उन सबको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और अथवा करके आपको मिल जाएगा राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 पे आपको नोट्स लिखना है, वो भी डिटेल में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, जो प्लेसेंटेशन होता है इसमें एक्जियल होता है, पेराइटल होता है, ठीक है, ये अलग अलग है। सीमांत आपको मिल जाएगा, प्लेसेंटेशन, बेजांडासन जिसको बोलते हैं हिंदी में। आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे ये, तो ये सब बताना है। मुक्त अच्छी होता है, प्री न्यूक्लियर, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्यूनिका कार्पस थियरी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ट्यूनिका कार्पस थियरी पे। सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आवृत बीजी पौधों में द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि तो आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार समझाया है, बाकी बुक से एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर है बिग्नोनिया में विषम द्वितीयक वृद्धि, एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बिग्नोनिया। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आएंगे या तो फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वही आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर एक यूनिट से क्वेश्चन निकाले हुए हैं, आपको ये सभी अच्छे से तैयार करके जाना है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जिन लोगों का 28 तारीख को बॉटनी का एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक ज़रूर ही पढ़ लें, ठीक है, कहीं ना कहीं से। और मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।